आज हम इस वीडियो में राजीव प्रकाशन 2024 का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, जिसमें 2023 से लेकर के 2017 तक के जो क्वेश्चन आए हैं उनको इसमें दिया गया है। और कौन से क्लास का है? क्लास 10 का, क्लास 10 का है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मॉडल पेपर दिया है। सबसे पहले मॉडल पेपर है और इसमें खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जो 1 से लेकर के 20 तक है और इसका आंसर हमको किसमें करना है? OMR शीट पर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 26 और 156 का लॉसा 156 है तो मौसा का मान बताना है। तो सूत्र होता है, मौसा दिया गया है तो पहले क्वेश्चन में हमको निकालना है, लॉसा दिया है, मौसा निकालना है। तो मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लॉसा। मौसा होता है HCF और लॉसा होता है LCM। तो इसमें संख्या कौन सी? 126 और 156 और इसका लॉसा 156। तो हम लिख देंगे 26 गुणे 156 और लॉसा 156। तो 156 से 156 कट गया, आंसर क्या हो गया? 26। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा B। इसके बाद बताना है निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या बताना है। तो पहला में दिया हुआ है √25। तो हम जानते हैं कि जो 25 होता है 5 का वर्ग होता है, यानी कि ये 5 हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है। इसके बाद है 5 माइनस √3। तो इसमें जो √3 है ये अपरिमेय संख्या है। तो हम जब परिमेय संख्या में से किसी अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? तब B होगा। इसके बाद तीसरा दिया है x - 2 बराबर 0 और y + 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। तो इसमें क्या करेंगे? इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालेंगे। तो इसमें समीकरण दिया है तीसरे में x - 2 बराबर 0। तो इसका मान निकालने के लिए हम 2 को ले जाएंगे दाएं साइड में, तो x बराबर हो गया 2। उसी तरह फिर लिखा है y + 6 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर होगा -6। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका हमको बताना है क्या होगा? प्रतिच्छेदन बिंदु। तो यानी कि इसका हमको बताना है निर्देशांक, और जो निर्देशांक होता है हमेशा हम x y के रूप में लिखते हैं। तो इसमें x बराबर 2 आया है और y बराबर -6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और -6। तो इसमें तीसरे का आंसर होगा D, 2 और -6। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, रेखाएं A1x B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो अगर दो रेखाएं दी गई हैं, पहला है A1x + B1y + C1 बराबर 0 और दूसरी रेखा है A2x। रेखा का समीकरण है B2y और + C2 बराबर 0। ठीक है, तो अगर हम इसका अद्वितीय हल निकालते हैं, मतलब अगर दो समीकरण दिया गया उसका एक हल है, तो ये होता है A1 बट्टे A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2, यानी कि A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा। तो इसमें C वाला आंसर सही होगा। इसके बाद पांचवा है, समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 का मूल का योग क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन है 5x² - 3x + 2 बराबर 0, इसका मूल बताना है। तो जो द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो मूलों का योगफल होता है अल्फा + बीटा बराबर -b बटे a, और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटे a। तो अगर इसमें हम तुलना करते हैं तो हमको निकालना है मूलों का, पहले योगफल निकालेंगे। तो अगर हम तुलना करेंगे तो इसमें तो a बराबर होगा 5, b बराबर होगा -3 और c बराबर कितना हो गया? 2। इससे हम तुलना करते हैं तो मूलों का योगफल होता है अल्फा + बीटा बराबर -b बटे a। तो इससे b बराबर कितना है? -3। तो सूत्र में पहले से माइनस है, माइनस हम लिखेंगे और b का मान लिख देंगे -3 बटे
ए बराबर है 5, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना हो जाएगा 3/5। तो पांचवें प्रश्न का आंसर होगा 3/5 ए। ठीक है, इसके बाद छठवा दिया है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में है, जैसे मान लेते हैं ये नाव है और इस दिशा में पानी बह रहा है, पानी की ये दिशा है, और नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और जो धारा है इसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब नाव धारा की दिशा में बहेगी तो दोनों के चाल को हम जोड़ देंगे, तो 8 और 3 11 हो जाएगा। लेकिन जब इसकी विपरीत दिशा में, धारा इस दिशा में जा रही है और नाव इसके विपरीत दिशा में जाएगी, तो हम क्या करते हैं, नाव के चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, यानी कि 8 में से 3 घटाएंगे, कितना होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें छठवें का आंसर क्या होगा, डी। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात तो दोनों जो त्रिभुज होगा उनके ऊंचाई का अनुपात उनके वर्ग के बराबर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, मान लेते हैं पहले त्रिभुज की ऊंचाई h1 और दूसरे की ऊंचाई को मान लेते हैं h2 और दोनों के वर्ग के बराबर होगा, यानी कि h1/h2। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 20 और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 45 बराबर h1/h2 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा √20/45 बराबर h1/h2। अगर इसको 4 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 9 45, तो हो जाएगा √4/9 बराबर h1/h2। तो h1/h2 बराबर 4 का होगा वर्गमूल 2 और 9 का हो गया 3, तो इसका आंसर होगा 2/3, सी वाला आंसर। इसके बाद 8वां है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BD दो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC और BC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC, और इसमें लिखा हुआ है कि ABC और BD दो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार की D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ये D बिंदु जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो इसको हम क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं ऐसे, और इसको मान लेते हैं E। तो इसमें ABC भी समबाहु त्रिभुज है और BED भी समबाहु त्रिभुज है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं A, इसकी भुजा की माप A मानते हैं, तो ये मध्य बिंदु होती है, कितना हो जाएगा A/2। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 A स्क्वायर, या इसको कहते हैं 3/4 भुजा स्क्वायर। तो पहले हम क्या, इसमें हमको निकालना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज BD के क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या लिखेंगे, सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो लिख देंगे √3/4। ABC का भुजा कितना है A, तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर, फिर त्रिभुज BD का क्षेत्रफल ये भी समबाहु है, तो इसका भी होगा √3/4 और इसकी भुजा कितनी है A/2, तो A/2 का होल स्क्वायर। √3/4 से √3/4 कट गया, ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये होगा A स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4A स्क्वायर बटे A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया एक बार में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4/1, यानी कि अनुपात होगा 4/1।
1। तो इसका आंसर 8वां का आंसर हो गया सी। इसके बाद 9वां दिया है 2 बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। 2 बिंदु दिया है 2, 3 तथा 4, 1। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें x1 बराबर कितना है? 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। तो x1 माइनस x2 यानी कि 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 में से 4 घटाएंगे -2 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 घटाएंगे 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, इसका भी 2 का स्क्वायर होगा 4। तो 4 + 4 दोनों को जोड़ेंगे 8 होगा, √8 हो गया। और जब हम 8 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें 2 का जोड़ा बना है तो 1 2 बाहर हो गया, तो 2 √2 मात्रक। तो यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी 2 √2 मात्रक। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी। इसके बाद 10वां है कि यदि बिंदु ए 1 2 फिर दिया है O 0 0 और सी ए भी संरेख है, तो इसमें से कौन सा सही है? तो अगर 3 बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। तो इसमें 3 बिंदु दिया है। क्वेश्चन नंबर है 10। ए बिंदु है 1 2, फिर O का दिया हुआ है 0 0 और सी का है AB। तो इसको हम मान लेते हैं, इस वाले बिंदु को मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3। तो अगर 3 बिंदु संरेख हैं, 3 बिंदु संरेख हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0, यानी कि 1/2 गुणे x1 यहाँ होगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 यहाँ हो गया y1 माइनस y2 बराबर होता है 0। तो जब इसके बराबर 0 तो 1/2 को अगर हम दाएं साइड ले जाएंगे तो 2 में 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा। तो इसमें मान रखते हैं x1 बराबर है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 गुणे y2 है 0 0 लिखेंगे, y3 है b, यहाँ b हो गया प्लस x2 कितना है 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे, गुणे y3 है b, यहाँ b लिखेंगे, माइनस y1 कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, प्लस उसके बाद x3 कितना है, x3 a है तो यहाँ a लिख देंगे, गुणे y1 बराबर 2 और y2 बराबर कितना है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, बराबर में हो गया 0। अब 1 में पहले 0 में से -b घटाएंगे तो -b होगा और -b से x में गुणा करेंगे तो -b, प्लस यहाँ 0 लिखा हुआ है तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें, वो चर हो या अचर हो, कितना आंसर होता है 0 ही होगा, तो यहाँ होगा 0। 2 में से 0 घटाएंगे 2 से a में गुणा करेंगे 2a बराबर 0, तो ये हो गया -b प्लस 2a बराबर 0। -b को ले जाएंगे दाएं साइड तो 2a बराबर b। तो 10वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? 10वां का आंसर होगा 2a बराबर b, सी वाला। इसके बाद 11 में दिया है कि बिंदु -4 0 फिर 4 0 और 0 3 शीर्ष है, बताना है कौन से त्रिभुज का शीर्ष है। तो इसको लगाने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम तीनों भुजाओं को निकालेंगे, तब पता चलेगा कि ये जो तीनों शीर्ष दिए गए हैं किस त्रिभुज का शीर्ष है। तो 11वां क्वेश्चन में मान एक त्रिभुज हम ऐसे बना लेते हैं, इसको लिख देते हैं a और इसका निर्देशांक लिख देते हैं -4 0, फिर इस दूसरा बिंदु b है, इसका निर्देशांक लिख देते हैं यह 4 0 और c का निर्देशांक लिख देते हैं 0 3। तो हमको बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज का शीर्ष है। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। तो हम निकालते हैं पहले AB। तो वही दूरी सूत्र क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो AB जब निकालेंगे तो ये हमारा होगा x1 y1, ये हो गया x2 y2।
तो पहले x1 माइनस x2 तो -4, फिर -4 -4 -4 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2, y1 0 है, y2 भी 0 है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो -4 और -4 -8 का होल स्क्वायर, 0 में 0 घटाएंगे 0 का होल स्क्वायर 0 हो गया, तो -8 का होल स्क्वायर होगा 64, और 64 का वर्गमूल होता है 8, 8 मात्रक निकल गया। फिर इसी तरह हम निकालेंगे BC, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो अभी हमारे लिए हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 0 घटाएंगे 4, 4 का होल स्क्वायर, 0 में से 3 घटाएंगे -3 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर हो गया 16, -3 का होल स्क्वायर होगा 9, 16 9 को जोड़ेंगे 25, और 25 का वर्गमूल हो गया 5, तो ये निकल गया 5 मात्रक। उसके बाद तीसरी भुजा है AC निकाल लेते हैं, तो AC बराबर सेम फार्मूला, इसमें हमारा x1 y1 ये x2 y2, तो -4 -0 -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो -4 में से 0 घटाएंगे -4 होगा, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से -3 घटाएंगे -3 का होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर होगा 16, 9 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर हो गया 9, 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो हम देख रहे हैं इसमें BC और AC भुजा बराबर है, तो किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लिखेंगे कि इसमें AC बराबर BC बराबर कितना है 5 मात्रक, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, इस वाले क्वेश्चन का होगा B। इसके बाद फिर दिया कि sin A बराबर 4/5, तो tan A का मान क्या होगा, 12वां क्वेश्चन, sin A बराबर 4/5, तो हमको निकालना है tan A का मान। तो हम जानते हैं कि जो साइन होता है ये किसका अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण का, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है, तो आधार बराबर होता है √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण इसमें कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, और लंब है 4, 4 का होल स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 घटाएंगे 9, और 9 का वर्गमूल होगा 3, तो आधार निकल गया 3। तो tan A का मान निकालना है, तो tan जो होता है ये लंब और आधार का अनुपात होता है, तो लंब कितना निकला है, लंब किसमें कितना है, लंब है 4, तो 4 लिख देंगे, और आधार कितना निकला है 3, तो इसका आंसर हो गया 4/3। 12वां का आंसर होगा C। इसके बाद 13वां है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 13वां क्वेश्चन, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यानी कि हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा। फिर ये सूत्र होता है कि cos थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, यानी कि 1/सेक थीटा की जगह होगा cos थीटा, तो 1/सेक स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा, तो हो गया sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसका मान होता है 1। तो 13वां का आंसर कौन सा होगा, 13वां का आंसर होगा D। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं। ये तीनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, कौन सा होगा, समबाहु। कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, छोटे या बड़ा, जैसे कि ये एक छोटा समबाहु त्रिभुज हो गया, एक बड़ा ये समबाहु त्रिभुज हो गया,
और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप होता है 60 डिग्री। इसमें भी 60 होगा, तीनों कोणों का माप। तो अगर तीनों कोण आपस में संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 22 सेमी है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो परिधि दिया है तो हम इसमें त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर 22, फिर हम लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 22। अब हम 7 को ले जाएंगे दाएं साइड तो ऊपर गुणा हो जाएगा 22 में, ये दोनों नीचे चला जाएगा। तो आर बराबर 22 गुणे 7/2 गुणे 22। तो 22 से 22 कट गया एक बार में, तो त्रिज्या निकल गया 7/2। अब हमको निकालना है वृत्त के चतुर्थांश। जैसे वृत्त हो गया, ये 4 भाग में बट गया, ये चतुर्थांश है। तो इसमें प्रत्येक चतुर्थांश का कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसमें थीटा का कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 90/360, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना है 7/2, तो यहाँ लिख देंगे 7/2 का होल स्क्वायर। 90 से 360 कट जाएगा 4 बार में, और ये 2 बार में कटेगा, और ये कितने बार में 11 बार में। तो यहाँ हो गया 11/7 दूनी 14 गुणे 7 होल स्क्वायर, तो 2 बार लिख सकते हैं 7/2 गुणे 7/2। फिर 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, तो इसे गुणा करेंगे 11 7 77 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो गया ए 77/8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, एक वलय को निर्मित करने के लिए 2 संकेंद्रीय वृत्तों की परिधियां 28 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 लेकर वलय की चौड़ाई बताना है। संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा वृत्त जिसका एक केंद्र हो। जैसे ये पहला वृत्त हो गया, इसका ये केंद्र है। दूसरा वृत्त भी बनाया गया है जिसका एक ही केंद्र है, तो इसको हम कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो इससे बना जो वलय है, ये जो वलय बना है, इसका हमको चौड़ाई बताना है, क्या होगा चौड़ाई। तो पहले वृत्त का जो परिधि है ये दिया गया है 28 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर, और ये दूसरा जो वृत्त है इसका परिधि दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस परिधि वाले सूत्र का प्रयोग करके त्रिज्या निकालेंगे। इसका त्रिज्या निकालेंगे और इसका त्रिज्या निकालेंगे, और बड़े के वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वाले त्रिज्या को घटा देंगे। जैसे इसका त्रिज्या निकालेंगे, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर और इसको मान लेते हैं स्मॉल आर। तो इस पूरे क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो वलय की चौड़ाई निकल जाएगी। तो हम इसमें लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि कितना है 88 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र होगा 2 पाई आर, इसको त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर, बराबर 88। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 88। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 गुणा हो जाएगा 88 में, 2 गुणे 22 चला जाएगा नीचे। तो आर बराबर 88 गुणे 7/2 गुणे 22। 22 से 88 कट गया 4 बार में, और 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो ये जो वृत्त है इसका चौड़ाई निकल गया, कैपिटल आर का जो त्रिज्या निकल गया 14 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसका त्रिज्या। तो दूसरे वृत्त की परिधि है 66 सेंटीमीटर। सूत्र लिखेंगे 2 पाई आर, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं स्मॉल आर, बराबर 66। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 66 हो गया। इसमें भी 7 को 66 गुणा कर देंगे, 2 गुणे 22 नीचे चला जाएगा। तो आर बराबर 66 गुणे 7/2 गुणे 22। 22 से 66 कट गया 3 बार में, तो 3 सत्ते 21/2 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है वलय की चौड़ाई।
तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाले वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को घटा देंगे। अगर हम, ये हो गया छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये होगी बड़ी वृत्त की त्रिज्या, तो घटाएंगे तो कौन सा भाग बचेगा, यही भाग बचेगा, ये वाला भाग बचेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे वलय की चौड़ाई बराबर, इसका निकला है 14 और ये है 21/2, तो 14 माइनस 21/2, तो एलसीएम ले लेंगे तो 14 दूनी 28 माइनस 21/2, और 28 में से 21 घटाएंगे 7/2 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर कितना होगा 7/2। तो 16वें का आंसर हो गया 7/2 सेंटीमीटर सी। उसके बाद 17 है, एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 20 सेमी है, तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा। तो जो खोखला पाइप होता है इस तरह का होगा ऊपर का, तो इसकी जो त्रिज्या होती है स्मॉल आर होता है, और आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या होता है कैपिटल आर। तो बेलन का आयतन का, खोखले बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर गुणे एच। एच हो गया बेलन की लंबाई या ऊंचाई, ये आर हो गया बाहरी व्यास, बाहरी त्रिज्या, और ये हो गया भीतर की त्रिज्या। तो 17 में दिया हुआ है पाइप का बाहरी व्यास, पाइप का बाहरी व्यास इसको बराबर 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं, तो व्यास दिया रहता है त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग देते हैं, तो 2 से 4 कट गया 2 बार में 2 सेंटीमीटर। उसके बाद भीतरी व्यास है पाइप का, भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या भीतरी त्रिज्या, तो स्मॉल आर बराबर 3/2, तो भाग देंगे 1.5 सेंटीमीटर। तो पाइप का आयतन और लंबाई कितना दिया है, लंबाई बराबर है 20 सेंटीमीटर, यानी कि एच या एल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आयतन का सूत्र होता है आयतन बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर गुणे एच या एल। तो लिख देंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर कितना है, कैपिटल आर है 2, तो लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है यानी कि भीतरी त्रिज्या है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है 20। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। तो इसमें यही ऑप्शन में दिया है, तो 17 का आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, पाई 2 स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर और गुणे 20। इसके बाद 18वां क्वेश्चन, किसी बेलन का आयतन होता है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके बाद 19 है, आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आंकड़ा दिया रहता है उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आंकड़े दिए हुए हैं 2, 8, 4, 6, 5। तो पहले इसको लिख लेते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या 2, उसके बाद फिर है 4, उसके बाद 5, फिर है 6 और फिर है 8। तो माध्यिका निकालने के लिए हम गिनते हैं कि ये टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो n बराबर आ गया 5, तो 5 है विषम। तो अगर n बराबर विषम होता है तो माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका बराबर n+1 बटे 2वां पद, ये सूत्र होता है। तो n बराबर 5 है तो लिखेंगे 5 + 1/2 वां पद। तो 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 6/2वां पद, और 2 से 6 कट गया 3 बार में, यानी कि हमको निकालना है तीसरा पद। तो गिन लेंगे कौन सा है, 1, 2, 3। तो तीसरा पद कौन सा है 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी कि 19 का आंसर हो गया बी होगा 5। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है।
20वां क्वेश्चन है 1 से 9 तक, यानी लिख लेंगे संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। यह सूत्र होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम जोड़ लेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब गिन लें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 से भाग दे देंगे और सबको जोड़ेंगे। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45। तो 45 बटे 9, 9 से 45 कटेगा 5 बार में। तो इसका आंसर कितना हो गया, 5। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 5। अब हम खंड ब को हल करेंगे। खंड ब में 5 खंड है, 1 2, इसके बाद तीसरा खंड, फिर चौथा है और 5वां। तो 5 खंड करना है इसमें। पहले वाले खंड में क ख ग घ अंग च 6 प्रश्न है, इन 6 प्रश्न को करना है। तो ये पहला का क है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x का मान दिया है, ये f का मान दिया है। पहला का क है, लिख देंगे x, फिर यहाँ लिखेंगे f। x बराबर है 5 15 25 35 45। f बराबर है 6 4 3 k और 2। इसके बाद समांतर माध्य निकालेंगे हम। तो समांतर माध्य के लिए सूत्र होता है समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम f गुणे x निकालेंगे। तो 5 छके 30, 15 चौके 60, 25 तिया 75, 35 में k से गुणा करेंगे तो 35 k, 45 में 2 से गुणा करेंगे 90। अब हम यहाँ बारंबारता को जोड़ेंगे, तो इसका होता है सिग्मा fi लिख देंगे। सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 13 13 2 15 और k को अलग लिखेंगे 15 + k। फिर उसी तरह निकालेंगे हम लोग सिग्मा fi xi। तो इन सबको जोड़ेंगे। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 255 + 35 के। जो के वाला पद है इसको अलग जोड़ेंगे, इनको एक साथ जोड़ेंगे। इसके बाद माध्य का सूत्र होता है माध्य x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi और सिग्मा fi का मान रखेंगे और इसका माध्य दिया है, समांतर माध्य है 21.5। तो जहाँ हम x बार यहाँ लिख देंगे 21.5 बराबर सिग्मा fi xi है 255 + 35 के बटे सिग्मा fi का मान है 15 + k। अब इसके बाद 15 + k से 21.5 में गुणा करेंगे। तो जब पहले हम 15 से गुणा करेंगे 21.5 में, तो गुणा करेंगे तो ये होगा 322.5। फिर उसके बाद k से गुणा करेंगे 21.5 में, तो ये हो जाएगा 21.5 के बराबर 255 + 35 के। अब हम जो k वाला पद है उसको ले आएंगे बाएं साइड और इसको ले जाएंगे दाएं साइड। तो 21.5 के 35 के को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा -35 के बराबर यहाँ है 255।
322.5 को ले जाएंगे दाएं साइड तो हो जाएगा -322.5। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा -13.5 के बराबर 255 माइनस 322.5, तो इसको हम घटाएंगे तो ये आएगा 67.5 माइनस में, तो ये माइनस है, माइनस माइनस कट गया प्लस, तो के बराबर 67.5 बटे 13.5, दोनों में एक में दशमलव है तो दशमलव कट जाएगा, तो 13.5 से 67.5 कटेगा 5 बार में, तो के का मान निकल गया 5। इसके बाद ख है कि के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। ख में है 2x² माइनस के x माइनस 1 बराबर 0, तो पहले इसको हम इस रूप में बदल देंगे, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 2x² माइनस के से x में गुणा करेंगे माइनस के एक्स, माइनस माइनस प्लस और के से गुणा करेंगे के बराबर 0। तब इसमें a बराबर कितना आ गया 2, b बराबर माइनस के और c बराबर हो गया के। इससे तुलना करेंगे तो अगर मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर होते हैं तब क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर होता है 0। तो b बराबर है माइनस के, यहाँ लिख देंगे माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है 2 और c बराबर है के बराबर 0। तो माइनस के का होल स्क्वायर होगा के स्क्वायर, 4 दूनी 8 के बराबर 0। इसमें से के कॉमन ले लेंगे, के कॉमन लेंगे हो जाएगा के माइनस 8 बराबर 0। तो के को इधर ले जाएंगे तो 0 बटे के यानी कि 0 हो गया, तो के माइनस 8 बराबर 0। तो के बराबर कितना आ गया 8, तो इसका आंसर होगा 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में लिखा हुआ है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेमी है। तो इसकी परिधि दी गई है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर लिखेंगे 44। तो 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 44। अब 7 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 44 में गुणा हो जाएगा और 2 और 22 नीचे हर में चला जाएगा, तो r बराबर 44 गुणे 7/2 गुणे 22। 22 से 44 कट गया 2 बार में और 2 से 2 कट गया 1 बार में, तो r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इसमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये वृत्त हो गया, ये एक हो गया व्यास, ये दूसरा व्यास, तो ये दोनों व्यास वृत्त को 4 भाग में बांटते हैं। तो हमको निकालना है किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसमें कोण कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। वृत्त के चतुर्थांश में कोण बनता है 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 होगा और त्रिज्या है 7, तो ये हो गया त्रिज्य खंड। तो इसका क्षेत्रफल होगा, लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सूत्र होगा θ/360 गुणे πr²। और थीटा इसमें कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे 90/360 गुणे पाई का मान लिखेंगे 22/7 और त्रिज्या कितना है 7, यहाँ हो गया 7 का होल स्क्वायर। तो 90 से 360 कटेगा 4 बार में और ये 2 से 4 2 बार में, 22 कट गया 11 बार में, तो 11/7 दूनी 14 गुणे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 गुणे 7, 7 से 14 कट गया 2 बार में, तो 11×7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद है घ, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो पहले हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, परिमेय है। तो क्वेश्चन नंबर घ में इसमें लिखेंगे
माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। तो परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते हैं, a/b के रूप में। तो लिखेंगे तब 5 माइनस कर्ण 3 √3 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सअभाज्य है, सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य कहते हैं जिसमें दो संख्या हो जिसका HCF आ जाए एक, उसको हम कहते हैं सअभाज्य। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो √3 है उसको ले जाएंगे बाएं साइड और इसको ले आते हैं दाएं साइड, सॉरी इसको ले जाएंगे दाएं साइड, इसको ले जाएंगे बाएं साइड। तो 5 माइनस a/b बराबर √3, तो √3 बराबर हो जाएगा 5 माइनस a/b। अब यहाँ a और b क्या है, ये दोनों पूर्णांक है, तो a/b भी होगा परिमेय संख्या, तो 5 माइनस a/b परिमेय संख्या होगा। तो कोई भी परिमेय संख्या के बराबर दूसरी परिमेय संख्या होगी, यानी कि √3 भी परिमेय होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो √3 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें लिखेंगे a तथा b पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंगम में लिखा हुआ ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना क्वेश्चन नंबर अंगम में माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x है। तो अगर मान लीजिए दो संख्याएं हैं जिनका योगफल है 12 और उसमें से अगर एक संख्या कोई 4 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 12 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो रहा है। तो अगर एक संख्या 4 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 12 माइनस 4। तो इसमें अगर एक संख्या x है और इसमें दोनों का योगफल है 27, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तब दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस x। और इसमें दिया है कि इसका गुणनफल है 182। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। ब्रैकेट हटाएंगे तो x 27 में गुणा करेंगे तो 27x माइनस x² बराबर 182। तो माइनस x² को पहले लिख देंगे प्लस 27x, 182 को लाएंगे बाएं साइड तो माइनस 182 बराबर 0। अब इसके स्क्वायर माइनस में है तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x², माइनस वाला पद प्लस में, प्लस वाला पद माइनस में, तो माइनस 27x ये हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। तो हमारा द्विघात समीकरण हो गया x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसे गुणनखंड करने के लिए 182 में गुणा करेंगे x² से तो हो जाएगा 182 x²। अब माइनस 27x ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस 27 हो जाए और गुणा करने पर कितना हो जाए 182। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 182 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से भाग देंगे
2 9 18, 2 1 कम 2। फिर उसके बाद 3 से भाग देंगे, नहीं 7 से जाएगा, 7 से होता है 13 7 91, तो 13 बार में, फिर 13 से 13 एक बार में, तो 7 दूनी 14, और 14 और 13 जोड़ेंगे 27, और 14 और 13 गुणा करेंगे तो 182। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे माइनस 13, तो हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा माइनस, और 14 और 13 गुणा पर 182 हो रहा है, तो हो जाएगा 14 बराबर 0। तो x माइनस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 14 या x बराबर 13। जब पहली संख्या 14 है, पहली संख्या x बराबर 14, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 में से घटा देंगे 14, कितना हो गया 13। या जब पहली संख्या है x बराबर 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या होगी 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 13 कितना हो गया 14। इसके बाद च है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन इसमें च वाले में है, कोई एक रेखाखंड है जिसका निर्देशांक दिया है -1 और 7, और इसका है 4 -3, और इसके बीच में मान लेते हैं कोई बिंदु है P जिसका निर्देशांक है x y, और ये बिंदु इस रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो हमको बताना है कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र से क्या होता है, x y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो इसमें m1 बराबर 2 है, m2 बराबर 3 है, x1 बराबर -1 है, y1 बराबर 7 है, x2 बराबर 4 है, और y2 बराबर -3 है। तो बराबर में m1 के जगह लिखेंगे 2 गुणे x2 बराबर है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, प्लस m2 बराबर है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, x1 बराबर है -1, तो यहाँ -1 लिखेंगे, बटे m1 प्लस m2, तो 2 + 3, फिर कॉमा m1 बराबर 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, y2 कितना है, y2 है -3, यहाँ -3 लिख देंगे, प्लस m2 है 3, तो 3 लिखेंगे, और y1 कितना है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे, बटे 2 + 3, और इसे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 1 कम 3, तो -3 हो गया, बटे 3 2 5, 3 दूनी 6 -6 और 3 7 21, और 3 2 5, तो घटाएंगे, 8 में से 3 गया 5, तो 5 बटे 5, 21 में 6 घटाएंगे 15 बटे 5, तो 5 से 5 कट गया एक बार में, 5 से 15 कट गया 3 बार में, तो आंसर कितना आ गया 1 3, यानी कि बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक होगा 1 3। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है, तो इस प्रश्न को मैं अगले वीडियो में हल करूंगा। तो प्रश्न नंबर 2 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक ये क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में हल करूंगा।